बीजेपी के एक रविशंकर प्रसाद है। उन्होंने क्या कहा था यूक्रेन के युद्ध के टाइम में कि उन्होंने 3 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया बच्चों को बाहर निकालने के लिए। कहा था ना उन्होंने। बिल्कुल। अपने देश में आग लगी पड़ी है, वहां पे 50 दिन से ज्यादा हो गए, वहां के गृह युद्ध के तरह एक सिचुएशन है, उसको बंद कराने में मोदी जी फेल कैसे हो गए? देखिए, वो कहीं आप कराने नहीं, ये तो इनका प्रचार है, इनका प्रचार तंत्र है जो लोगों को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। भारत के इतिहास में कहते हैं पहली बार विदेशों के धरती पे किसी प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा गया जो रिलीजियस माइनॉरिटी के डिस्क्रिमिनेशन वाला ये सवाल था। अपने आप में बेहद शर्मनाक सवाल था किसी भी प्रधानमंत्री से ये पूछा जाना। क्या आपको लगता है कि किस तरह से भारत का डंका बज रहा है विदेशों में? डंका नहीं, इससे तो शर्म से सर झुका दिया। देश के प्रधानमंत्री ने भारत की बेइज्जती कराई। आखिर मोदी सरकार की खामोशी का राज क्या है जहां पे इतना बड़ा खूनी खेल हो गया? मोदी सरकार ही करा रही है इस खूनी खेल को, और क्या राज हो सकता है? आपने अभी हर कोई जानना, पूरी दुनिया जान रही है कि सरेआम मोदी झूठ बोल रहा है। यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे, मुसलमानों के खिलाफ किस किस तरह की बात नहीं हो, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, और चाहे कितने भी आगे की सारी चीजें रही हों, मुसलमानों के खिलाफ एक एक करके हुआ। अब ईसाइयों के खिलाफ मणिपुर में 50 दिन से ज्यादा मणिपुर को जलते हुए हो गए हैं। प्रधानमंत्री के पास में 2 मिनट का समय नहीं है बोलने के लिए। प्रधानमंत्री को वहां जाके क्या हाथ में राइफल लेके मतलब वहां कुछ करना है, उसे आदेश ही तो करना है। वहां पे 65,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस पड़ी हुई हैं, और दोनों समुदायों के बीच, मैं तो कह रहा हूं सड़कों पर भी नहीं उतरता। अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होता, उनका बैठा हुआ नहीं है। जो गवर्नर वहां पे बैठा हुआ है वही रिपोर्ट भेज देता कि इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा, लेकिन वहां पर गवर्नर भी है, खुद बीजेपी की सरकार है। इससे ज्यादा और क्या बात होगी? मेरी सत्ता केंद्र में किस तरह से बरकरार रहेगी, उसके लिए मुझे क्या माहौल बनाना है। 2024 का चुनाव सामने है, तब तक कैसे क्या कहानी गढ़नी है मुझे, ये उस सब के तहत कराया जा रहा है। चाहे बीजेपी के 2024 में अगर मोदी सरकार दोबारा आ जाती है, यानी मोदी जी दोबारा आते हैं, तो ये विपक्षी राजनीति करने लायक भी नहीं बच जाएंगे शायद। देश ही नहीं बचेगा। देश में आजादी पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, देश में सिविल वार होगी। और अभी भी कह रहा हूं कि इकट्ठे होने के बावजूद भी नहीं जीत पाएंगे। अगर ईवीएम रहेगी तो, ईवीएम से चुनाव होगा तो आप मोदी को नहीं हरा सकते, मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। तो विपक्ष इकट्ठा हो गया, उसको इकट्ठा होने के बाद, सीट शेयरिंग सारा फॉर्मूला बनाने के बाद, ईवीएम को उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन इस देश में खड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। मणिपुर अपने सबसे बुरे हालात से गुजर रहा है। इस देश में मणिपुर जैसे हालात कई राज्यों के हुए हैं पहले। जैसे हम बात करें 50 के दशक में नागालैंड, 60 के दशक में मिजोरम, 80 के दशक में पंजाब और आसाम। लेकिन उस वक्त का जो तात्कालिक सरकारें थी, उन्होंने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया, उस पर काबू किया और जनता के बीच में आके जवाब भी दिया। आज मणिपुर में जो भी हो रहा है, 140 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई है, 60,000 के करीब लोग बेघर हैं अलग अलग रिपोर्टों के हिसाब से। और जो मौत का आंकड़ा है, क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद है, तो आप एग्जैक्ट आंकड़ा जो आ रहा है उस पर विश्वास अभी नहीं कर सकते। खास करके कुकी और मैतेई के बीच में जो ये खूनी खेल चल रहा है, वो क्यों चल रहा है ये सबके सामने है, सब पॉइंट वाइज सब सामने है। लेकिन जिस सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, यानी कि मोदी सरकार, उस पर खामोश है। लेकिन अगर यही बात किसी दूसरे पार्टी के शासित राज्यों में हो रही होती तो कब का प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए बीजेपी के लोग सड़कों पे उतर चुके होते। लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आज तक क्यों नहीं लगा और अभी भी दंगा कंट्रोल में नहीं है। हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं, काफ़ी मुखरता से सोशल मीडिया पर अपनी बातों को उठाते रहे हैं। भानु प्रताप जी, पहला सवाल, आखिर मोदी सरकार की खामोशी का राज क्या है जहां पे इतना बड़ा खूनी खेल हो गया? मोदी सरकार ही करा रही है इस खूनी खेल को, और क्या राज हो सकता है? आपने अभी कहा, आप बात बता रहे थे कि पहले भी इस तरह की कोई भी जो घटना हुई है, सरकारों ने तुरंत रेस्पॉन्स किया, तुरंत एक्शन लिया और शांति व्यवस्था कायम की, कंट्रोल किया, सिचुएशन को कंट्रोल किया। लेकिन 50 दिन से ज़्यादा मणिपुर को जलते हुए हो गए हैं। प्रधानमंत्री के पास में 2 मिनट का समय नहीं है बोलने के लिए। प्रधानमंत्री को वहां जाके क्या हाथ में राइफल लेके मतलब वहां कुछ करना है, उसे आदेश ही तो करना है। वहां पे 65,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस पड़ी हुई हैं, और दोनों समुदायों के बीच, कुकी और मैतेई के बीच, आखिर ये दोनों भारतीय हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही वो बच्चे हैं। इन दोनों के बीच इतनी कड़वाहट जो पैदा हुई है, उसको खत्म करने की पहली जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की।
और अभी आपने कहा कि सड़कों पर उतर जाते, मैं तो कह रहा हूं सड़कों पर भी नहीं उतरते। अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होता, उनका बैठा हुआ नहीं है, जो गवर्नर वहां पे बैठा हुआ है वही रिपोर्ट भेज देता कि इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा, लेकिन वहां पर गवर्नर भी है, खुद बीजेपी की सरकार है, इससे ज्यादा और क्या बात होगी। वकील साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के ही दर्जन भर से ज्यादा एमएलए 15 जून से पहले ही दिल्ली में आके बैठे, 15 जून से दिल्ली में आके बैठे हुए हैं। मैतई के एमएलए हैं वो, मैतई के कम्युनिटी की तरफ से एमएलए हैं वो, बीजेपी के एमएलए हैं वो, कुकीज़ के 10 एमएलए यहाँ पे आके बैठ के कोशिश करते रहे कि किसी तरह से मोदी जी से मुलाकात हो। मोदी जी अमेरिका निकल जाते हैं। जब वो बीजेपी के एमएलए से मुलाकात नहीं हो पा रही है तो आम जनता उनसे जाके क्या मिल सकता है? नहीं तो वो, उनका कोई मतलब उससे नहीं है कि बीजेपी के एमएलए हैं या क्या हैं। उसका मकसद यह है कि मेरी सत्ता केंद्र में किस तरह से बरकरार रहेगी, उसके लिए मुझे क्या माहौल बनाना है। 2024 का चुनाव सामने है, तब तक कैसे क्या कहानी गढ़नी है मुझे, ये उस सब के तहत कराया जा रहा है। चाहे बीजेपी के एमएलए हों, चाहे मैतई समाज के लोग हों, चाहे कुकी समाज के लोग हों, अगर जरा सी भी मतलब एक जिम्मेदारी का एहसास प्रधानमंत्री को होता, मैं नैतिकता की तो बात करता नहीं, नैतिकता तो प्रधानमंत्री में बची नहीं, पर एक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी का एहसास और संविधान में जो उन्हें आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत, आर्टिकल 38 के तहत जिम्मेदारी निभाते नहीं निभाते। लेकिन अगर आप बोल नहीं रहे और मन की बात में भी आप 2 शब्द बोल नहीं रहे, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी किसी प्रधानमंत्री के लिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात और इससे ज्यादा क्या होगी? आपको याद होगा बीजेपी के एक रविशंकर प्रसाद है, उन्होंने क्या कहा था यूक्रेन के युद्ध के टाइम में कि उन्होंने 3 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया बच्चों को बाहर निकालने के लिए, कहा था ना उन्होंने। बिल्कुल। अपने देश में आग लगी पड़ी है, वहां पे 50 दिन से ज्यादा हो गए, वहां के गृह युद्ध के तरह एक सिचुएशन है, उसको बंद कराने में मोदी जी फेल कैसे हो गए? देखिए, वो कहीं आप कराने नहीं, ये तो इनका प्रचार है, इनका प्रचार तंत्र है जो लोगों को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है लगातार, कि विदेशों में मोदी जी का इतना डंका बज रहा है, ये बज रहा है कुछ नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि यूएस में किस तरह से बेइज्जती हो रही है लगातार। मैं समझता हूं किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश में नहीं होगी जितनी अभी इन 4 दिनों में मोदी की हुई है लगातार। लेकिन उसे भी कह रहे हैं कि भाई मोदी की प्रशंसा हो रही है। एक सवाल, पहले 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी एक सवाल की इजाजत और उसका भी जवाब नहीं दिया गया। ये स्थिति जो आपके सामने है, तो कहना कुछ है, करना कुछ है, और प्रचार माध्यम के लिए गोदी मीडिया इनके बिल्कुल तलवे चाट रहा है, इनके कदमों में बिछा पड़ा है। वो जैसे चाहे उसके माध्यम से प्रचार कराते हैं। कहाँ यूक्रेन युद्ध रुक रहा है और कहाँ कौन सी चीजें हो रही हैं। यूक्रेन की तो बात छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि पहले जाके यार मणिपुर, इसी को रोक लो। यूक्रेन तो बड़ा देश है, मणिपुर की आबादी वो तो तुम्हारा ही हिस्सा है ना। और तुम चुनाव से पहले वहां कहते थे कि मणिपुर में जो दिल्ली है, दिल्ली की सरकार है, वो जिस तरह से इसको इग्नोर करती रही थी, चुनाव में जीतने के बाद अब तुम्हारी सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार है वहां, कि मैं दिल्ली को लाकर यहां बिठा दूंगा, यही शब्द है ना। तो अब दिल्ली कहां गई? भाड़ में। कहां है मोदी अब? आपने एक सवाल की जो बात करी है, जो यूएस पे उनसे सवाल पूछा गया और वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से वो सवाल पूछा गया था। भारत के इतिहास में कहते हैं पहली बार विदेशों के धरती पे किसी प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा गया, जो रिलीजियस माइनॉरिटी के डिस्क्रिमिनेशन वाला ये सवाल था, अपने आप में बेहद शर्मनाक सवाल था किसी भी प्रधानमंत्री से ये पूछा जाना। क्या आपको लगता है कि किस तरह से भारत का डंका बज रहा है विदेशों में? डंका नहीं, इससे तो शर्म से सर झुका दिया। देश के प्रधानमंत्री ने भारत की बेइज्जती कराई। हम लोकतंत्र हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं लोकतंत्र हमारी रगों में है, हम लोकतंत्र में जीते हैं। अगर ये सब है तो किस तरह से जाति और धर्म के नाम पर तुम हिंसा करवा रहे हो हैं? अगर हम लोकतंत्र हैं तो कोई हमसे ये सवाल पूछे, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बेइज्जती की बात है। अगर हम लोकतंत्र हैं तो दुनिया को साफ दिखना चाहिए कि यस, भारत इतना बेहतर और इतना अच्छा लोकतंत्र है कि वहां पर मानवाधिकारों का सम्मान होता है, वहां पर प्रेस को पूरी स्वतंत्रता है, वहां पर जाति और धर्म के नाम पर दंगे नहीं होते। हर कोई जानना, पूरी दुनिया जान रही है कि सरेआम मोदी झूठ बोल रहा है। यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे मुसलमानों के खिलाफ किस किस तरह की बात नहीं हो, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, और चाहे कितने भी आगे की सारी चीजें रही हों, मुसलमानों के खिलाफ एक एक करके हुआ। अब ईसाइयों के खिलाफ मणिपुर में 250 से ज़्यादा चर्च फूंक दिए गए हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं शरणार्थी कैंपों में हैं, वहाँ पे हजारों की संख्या में घर जला दिए गए।
उसको मतलब जरा भी समय नहीं है उसके लिए। तो प्रचार है, चाहे वो रविशंकर प्रसाद करे या कोई करे, उनका मीडिया है, उसके माध्यम से प्रचार करते हैं और झूठ को सच बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच कहीं कुछ और है। एक क्वेश्चन लीक से हट करके 23 तारीख को की जो मीटिंग विपक्षियों की हुई है और जहां पे पुरजोर कोशिश है कि उन विपक्षियों की जो एकता है उसको तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उसका इस्तेमाल ये करते रहे। क्या लगता है आपको कि विपक्षियों की जो ये एकता है कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया या आ जाना चाहिए कि 2024 में अगर मोदी सरकार दोबारा आ जाती है, यानी मोदी जी दोबारा आते हैं, तो ये विपक्षी राजनीति करने लायक भी नहीं बच जाएंगे शायद? नहीं, देश ही नहीं बचेगा। देश में आज़ादी पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, देश में सिविल वार होगी अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया। भाई नई संसद की स्थापना की है, उसमें जो राजतंत्र है उसके दंड को तुम स्थापित कर रहे हो, तो लोकतंत्र के सीने में शूल गाड़ रहे हो आप। इससे ज्यादा और क्या होगा? पूरा विपक्ष बायकॉट कर रहा है। आपने संसद काहे से बनती है? संसद बनती है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, संसद बनती है सांसदों से, विपक्ष से, पक्ष से। पूरा विपक्ष वहां से गायब है, राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, आप ही सब कुछ कर रहे हो। और केवल यहां की बात नहीं है जो विपक्ष को समझ में आ रहा, विपक्ष को तो बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी समझ में आ गया तो अच्छी बात, और मैं मानता हूं कि अच्छा कदम है। और विपक्ष पूरी तरह से समझ चुका है कि अगर इकट्ठे नहीं हुए, इकट्ठे होकर लड़े नहीं, तो 2024 नहीं जीत पाएंगे। और अभी भी कह रहा हूं कि इकट्ठे होने के बावजूद भी नहीं जीत पाएंगे अगर ईवीएम रहेगी तो। ईवीएम से चुनाव होगा तो आप मोदी को नहीं हरा सकते, मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। तो विपक्ष इकट्ठा हो गया, उसको इकट्ठा होने के बाद, सीट शेयरिंग सारा फॉर्मूला बनाने के बाद, ईवीएम को उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन इस देश में खड़ा करना पड़ेगा। अगर ईवीएम हटेगी तो ही बीजेपी को हटा पाओगे, नहीं हटेगी तो बीजेपी को नहीं हटा पाओगे, चाहे सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ। इसको समझने की बहुत जरूरत है। तो अच्छा कदम है और नेताओं ने कहा कि भाई हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी एक बात जो मैं मानता हूं कि नीतीश जी ने जो बुलाया, उन्होंने कहा कि सारे इस मीटिंग में जो नेता हैं, जो हेड हैं, वो लोग आए, अपना प्रतिनिधि नहीं भेजें। तो हेड गए, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, उधर से ममता जी हों, स्टालिन हों, अखिलेश जी हों, सभी लोग हेड ही गए, हेमंत सोरेन जी हों, सारे हेड को तो इसलिए बुलाया गया था ताकि वो इमीडिएट डिसीजन ले सके। निश्चित रूप से, इसलिए मतलब आप देखिए कि सबने इस बात की गंभीरता को, इसके महत्व को समझते हुए उसमें शिरकत की हेड ने। ये एक पॉजिटिव साइन है। लोग कहते हैं कि विपक्ष एक हो रहा है। देखो मोदी जी ने किस तरह से देश चलाया है कि विपक्ष उनको अब हरा नहीं पा रहा है। एक विपक्ष तो सारे दूल्हे यूज करते हैं, दूल्हे और बाराती एक हो रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, पहला गोदी मीडिया, दूसरा ईडी, तीसरा सीबीआई, चौथा इनकम टैक्स, पांचवा इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव लड़ने के ईवीएम, छठा ईवीएम, तो चुनाव, और सातवीं और जो गुंडागर्दी करते हैं कि कहीं भी जीतना हो तो जो कलेक्टर और एसपी होता है उनके माध्यम से विपक्ष के जीते हुए कैंडिडेट को जबरदस्ती हरा देना और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को डिक्लेयर करा देना जीता हुआ। ये गुंडागर्दी जो है इसके माध्यम से। इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो जनता की नजरों से ओपेक है, यानी कि छुपा हुआ है। यानी कि सारे तंत्र को ही चुनाव जीतने में जब लगा दिया है तो डेमोक्रेसी बची कहां है? डेमोक्रेसी का मतलब था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहां पे सबको बराबर का फील्ड मिले। और सबसे आखिरी बात, चुनावी चंदा, पैसों का खेल, जहां पे 80% चंदा आज के डेट में बीजेपी के खाते में जा रही हो और 20% में सारे राजनीतिक दल हैं आज के डेट में। जो 78 लाख 72 लाख एक एमपी के सीट पे खर्चा होना है, वहां पे 200 करोड़ रुपए खर्च हो, तो एक आम आदमी क्या इस लोकतंत्र में चुनाव जीत सकता है? और आम आदमी, जाने दीजिए आप किस विपक्षी पार्टी की हैसियत है कि वो 200-400 करोड़ रुपए 101 सीट पे खर्च कर सके। यहां तो विपक्षी को कोई चंदा दे दे तो उसका नाम निकलवा के, बेशक उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड से बीजेपी को दे, उसका नाम आपको नहीं पता चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वही इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर विपक्षी पार्टी को दे दे तो सब पता लग जाता है कि किसने चंदा दिया है। और फिर उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं कि तुमने विपक्षी को चंदा दिया। एक और चीज, एक और कह रहा हूं, इस सब के बावजूद भी, इतनी गुंडागर्दी, इतनी बेईमानी के बावजूद भी, एक बार अगर मोदी में हिम्मत है, मोदी की अगर औकात है, मोदी को लोग इतना पसंद करते हैं, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा ले बिल्कुल ईमानदारी से। अगर मोदी को और बीजेपी को अपनी औकात ना पता लग जाए तो बता देना, 40 सीटें नहीं मिलेंगी लोकसभा में, 40 सीटें
बहुत बड़ी बात कही है वकील साहब ने। और जिस तरह से इस देश में माहौल चल रहा है, मणिपुर की बात हो जहाँ पे लगातार हिंसा जारी है, कोई जवाबदेही देने को नहीं है। और मोदी जी का एक वर्ड हमेशा याद मुझे आता है, 2014 के इलेक्शन के टाइम में जब वो प्रचार करते थे तो कहते थे आई एम आंसरेबल, मैं जवाब दूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बंदे ने नहीं किया आज तक। और हर राज्य के सरकारों ने अब ये सीख लिया है कि जनता के किसी सवालों का जवाब नहीं देना है। तो क्या यही लोकतंत्र भारत में बचा है? और खास करके इस देश को चलाने वाला मुखिया ही जब जनता की बातों का जवाब ना दे, कोई जवाबदेही ना ले, तो उसको आप क्या कौन सा लोकतंत्र कहेंगे? नमस्कार।